हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ राधिका क्लासेस। तो आज की इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ऑल द इंपॉर्टेंट डायग्राम्स ऑफ योर साइंस क्लास 10th साइंस बायोलॉजी। तो बायोलॉजी आपको पता है, बायोलॉजी इज नथिंग विदाउट द डायग्राम, और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो आज हम सभी डायग्राम्स जो आपके एनसीईआरटी में जितने भी डायग्राम बायोलॉजी सेक्शन में दिए हैं, लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन एंड हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में, उन सभी डायग्राम्स को एक साथ पढ़ेंगे, समझेंगे, कंसेप्ट क्लियर करेंगे। एंड फिर बता रही हूं कि डायग्राम्स का कंसेप्ट, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए आपको करना बहुत जरूरी है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, डायग्राम्स के बारे में पढ़ते हैं। बायोलॉजी में कौन कौन से डायग्राम्स हैं और क्लास 10th में, और उनमें क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उनमें क्या कंसेप्ट होता है जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फर्स्ट डायग्राम जो आपका क्लास 10th बायोलॉजी के सेक्शन लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में से है, वो जो डायग्राम है वो है क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ। कौन सा है? क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। लीफ का क्रॉस सेक्शन बनाया है। लीफ का क्रॉस सेक्शन बनाया है, कौन से टॉपिक में आएगा? ये फोटोसिंथेसिस में आएगा। लीफ में ऐसा क्या होता है कि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं? तो लीव्स आर ग्रीन इन कलर दैट कंटेन्स ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल, जिस क्लोरोफिल की वजह से प्लांट्स लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो अपर एपिडर्मिस है लीफ की, जो अपर लेयर ऑफ लीफ है, उस पे एक वैक्सी कोटिंग है, क्यूटिकल। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस वैक्सी कोटिंग क्यूटिकल? ये क्यूटिकल किस लिए होती है? तो क्यूटिकल क्या करती है? प्रिवेंट ट्रांसपीरेशन, वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है। ट्रांसपीरेशन मतलब वाटर लॉस, पानी का लॉस होने से, ज्यादा से ज्यादा वाटर लॉस ना हो, इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए अपर एपिडर्मिस के ऊपर होती है क्यूटिकल। और लोअर एपिडर्मिस में आपको क्या मिलेंगे? ये लोअर एपिडर्मिस में आपको क्या मिलेंगे? स्टोमेटा मिलेंगे। लोअर एपिडर्मिस हैज स्टोमेटा। और ये बीच में क्या है? आपके सेल्स। कौन से सेल्स? मीजोफिल सेल्स। और ये जो मीजोफिल सेल्स हैं, ये अपर वाले जो मीजोफिल सेल्स हैं और ये लोअर मीजोफिल सेल्स। जो अपर वाले मीजोफिल सेल्स हैं इन्हें हम बोलते हैं पैलिसेड, शेप के बेसिस पे पैलिसेड मीजोफिल। इन पैलिसेड मीजोफिल में ही आपके ग्रीन डॉट्स दिखेंगे जो कि क्लोरोप्लास्ट है। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल। और ये क्या है? स्पॉन्जी मीजोफिल। ये क्या है? स्पॉन्जी मीजो, ये स्पॉन्जी मीजोफिल है। और इन्हीं में ही यहाँ पे आपको ये ग्रीन कलर के डॉट्स नजर आ रहे हैं, जो ये ग्रीन कलर के डॉट्स जो यहाँ सारे नजर आ रहे हैं। सी एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस में कोई भी क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, वहां ग्रीन कलर नहीं है। सिर्फ ग्रीन कलर आपको क्लोरोप्लास्ट में मिल रहा है। और इसमें क्या है? ये क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन कलर के ये क्लोरोप्लास्ट है। और क्लोरोप्लास्ट में क्या मिलेगा? क्लोरोफिल मिलेगा, ग्रीन कलर पिगमेंट। क्लोरोफिल क्या करता है? तो क्लोरोफिल का काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो क्या करेगा? अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस करेगा। ओके, क्लियर? तो ये था हमारा फर्स्ट डायग्राम, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, जिससे सारी लेबलिंग हमने कर ली है, कंसेप्ट को क्लियर कर लिया है। यहां से एक जो क्वेश्चन बनेगा, इन्हीं पॉइंट्स में से क्वेश्चन बनेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट डायग्राम की तरफ। नेक्स्ट डायग्राम जो है वो आपका डायग्राम है स्टोमेटा का। नेक्स्ट डायग्राम आपका स्टोमेटा का है। आप स्टोमेटा में देख रहे हैं कि यहाँ पे ये एक पोर है, देयर इज स्टोमेटल पोर। और उसके चारों तरफ जो ये सेल्स हैं, ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? गार्ड सेल्स। सेल्स कौन से हैं? गार्ड सेल्स हैं। और गार्ड सेल्स की शेप कैसी है? तो किडनी बीन शेप है। गार्ड सेल्स की शेप कैसी है? किडनी बीन शेप है। ओके, तो हाउ प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड? प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज क्या उसके होता है? तो प्लांट में गैसियस एक्सचेंज करने के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट कैसे लेंगे? स्टोमेटा के थ्रू। जब प्लांट को रेस्पिरेशन करना है तो उसे ऑक्सीजन की जरूरत है, किसके थ्रू लेंगे? स्टोमेटा के थ्रू। तो गैसियस एक्सचेंज में। और प्लांट जब वाटर लॉस करते हैं, दैट इज ट्रांसपीरेशन करते हैं,
तो उस ट्रांसपीरेशन के वाटर लॉस के टाइम जो ट्रांसपीरेशन वाटर लॉस होता है वो भी स्टोमेटा के थ्रू होता है। ठीक है, नेम द सेल्स दैट हेल्प्स इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये जो स्टोमेटा है ये ओपन होते हैं क्लोज होते हैं। डेजर्ट प्लांट्स में, प्लीज नोट दिस पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेजर्ट प्लांट्स में स्टोमेटा दिन में क्लोज होते हैं, रात को ओपन होते हैं। तो फिर वो फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा, क्योंकि लाइट तो दिन में लेंगे, रात को तो लाइट नहीं है, और कार्बन डाइऑक्साइड वो रात को लेंगे, क्योंकि रात दिन में स्टोमेटा क्लोज थे तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले सकते। लेकिन फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट में तो कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए और लाइट भी चाहिए एक साथ। तो प्लीज नोट द आंसर, हाउ desert plants undergo photosynthesis as their stomata are closed in daytime। तो वो रात को जब उनके स्टोमेटा ओपन होते हैं तब वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? डेजर्ट प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट व्हेन स्टोमेटा आर ओपन और प्रोड्यूसेस वन इंटरमीडिएट। ऐसे ही आंसर लिख के आना जिस लैंग्वेज में मैं बोल रही हूं आपको, प्रोड्यूसेस वन इंटरमीडिएट, और उस इंटरमीडिएट को फिर लाइट की प्रेजेंस में रिड्यूस कर दिया जाता है। ठीक है, produces one intermediate and further photosynthesis occur in daytime when light is available। Name the cells that helps in opening and closing of stomata। ये स्टोमेटा को ओपन और क्लोज कौन कराता है? तो कौन से सेल्स हैं? गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स के अंदर ये जो ग्रीन डॉट बने हैं ये क्या है? तो ये क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके, ये ओपन स्टोमेटा है, ये जो आपका स्टोमेटा है ये ओपन है, और ये स्टोमेटा जो है आपका ये क्लोज्ड स्टोमेटा है। तो हमने जो सेकंड डायग्राम किया वो क्या था? हमारा जो सेकंड डायग्राम था वो स्टोमेटा से रिलेटेड था, और वो हमने कवर कर लिया। चलिए अब चलते हैं थर्ड डायग्राम ऑफ द एनसीईआरटी। थर्ड डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी जो आप ये देख रहे हैं ये क्या है? ये है न्यूट्रिशन। किसका? अमीबा का। अमीबा को पहचान लो, अमीबा के आपने न्यूट्रिशन भी पढ़ना है, रिप्रोडक्शन भी पढ़ना है, डायग्राम में कंफ्यूज नहीं होना है। न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन अमीबा हमें पढ़ना है। अमीबा क्या है? एक यूनिसेलुलर, पहली बात तो ये एक सेल का बना हुआ है, और ये एक प्रोटोजोआ है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि ये एक बैक्टीरिया है। नो, इट इज प्रोटोजोआ, यूकैरियोटिक इन नेचर। इसमें सभी सेल ऑर्गेनेलिज होंगी। ओके, एंड इसका न्यूट्रिशन कैसा है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये शो करता है। होलोजोइक का मतलब क्या है? हमारी तरह फूड को एनगल्फ करता है, हमारी तरह फूड को एनगल्फ करता है। और फिर न्यूट्रिशन में कितने स्टेप्स हैं? 5 स्टेप्स इन न्यूट्रिशन। फर्स्ट स्टेप यहां देखिए, ये सबसे पहले इंजेशन हो रहा है, इनटेक कर रहा है फूड को। इनटेक करने के लिए क्या है? सीडोपोडिया। सबसे पहले ये फूड को इनटेक करता है। फूड को इनटेक कैसे करता है? टेम्परेरी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है। टेम्परे फॉल्स फीट भी बोलते हैं हम इसे। क्या बोलते हैं? फॉल्स फीट, जिसकी हेल्प से ये फूड के पास जाके उसको कैप्चर कर लेता है। और फूड को कैप्चर करने के बाद फूड कहाँ गया? फूड वैक्यूल में। फूड कहाँ गया? फूड वैक्यूल में। फूड वैक्यूल में फूड की क्या होगी? डाइजेशन। डाइजेशन के बाद क्या होगा? सबसे पहले इंजेशन यूजिंग सीडोपोडिया, फिर फूड वैक्यूल में गया, जहां पे फूड वैक्यूल में फूड की क्या हुई? डाइजेशन हुई। फूड वैक्यूल में फूड की क्या हुई? डाइजेशन हुई। डाइजेशन मतलब ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू द सिंपल वन। फूड ब्रेक हो गया, वो एब्जॉर्ब हो गई, साइटोप्लाज्म में गया, साइटोप्लाज्म से अल्टीमेटली माइटोकॉन्ड्रिया तक, ताकि वो उसे एनर्जी में कन्वर्ट कर सके, पावर हाउस ऑफ द सेल। देन जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड था वो फूड वैक्यूल ने बाहर रिलीज कर दिया। जब वो बाहर रिलीज किया तो उसे क्या कहते हैं? इजेशन। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब फूड इज कॉल्ड इजेशन। तो 5 स्टेप्स होते हैं हमारे डाइजेशन में, न्यूट्रिशन में। इंजेशन, एनगल्फिंग, डाइजेशन, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपल वन। थर्ड, एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे फूड एब्जॉर्ब होके कहाँ जाता है? साइटोप्लाज्म में। फिर वो फूड यूटिलाइज होता है माइटोकॉन्ड्रिया में टू कन्वर्ट एनर्जी, एसिमिलेशन। देन अल्टीमेटली जो फूड ना ही डाइजेस्ट हुआ ना ही एब्जॉर्ब हुआ, वो क्या हुआ? इजेशन हुआ, उसका रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। इंपॉर्टेंट टू नोट इज कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। इंजेशन के लिए इसके पास फॉल्स फीट्स या फिर टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसे हम
सीडोपोडिया बोलते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट डायग्राम पे चलते हैं। नेक्स्ट डायग्राम जो है वो है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। नो डाउट आपकी बुक में ये लिखा है कि ये एलिमेंट्री कैनाल है, बट ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंस बताती हूँ। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में दो पार्ट होते हैं बच्चे। वन इज एलिमेंट्री कैनाल, वो रास्ता जहां से खाना जाता है, और उसके साथ जब हम ग्लैंड्स की बात कर देते हैं, ग्लैंड्स भी होते हैं, तो पूरा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बन जाता है। तो यहाँ पे वो तीनों ग्लैंड्स मुझे नजर आ रही हैं, तीन ग्लैंड्स मुझे नजर आ रही हैं जो होती हैं। वन इज पैनक्रियाज, अनदर इज लीवर, एंड यहाँ पे salivary glands. Three pair of salivary glands are present in the body, in our buccal cavity. हमारी बक्कल कैविटी में 3 pair of salivary glands होती हैं। Glands associated with the digestive system are salivary glands that releases saliva, liver जो कि एक लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी की। थर्ड इज पैनक्रियाज, पैनक्रियाज जो है वो हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। क्यों? अभी यहाँ पे देख रहे हो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए वो एंजाइम रिलीज कर रही है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में जाके वो हार्मोन भी रिलीज करती है। पैनक्रियाज आर हेट्रोक्राइन ग्लैंड बिकॉज दे रिलीज एंजाइम्स एज वेल एज द हार्मोन्स, इसीलिए। ठीक है, उसके बाद हम जब फूड की बात करते हैं तो फूड जो है माउथ बक्कल कैविटी से ईसोफेगस में आता है। ईसोफेगस में कैसी मूवमेंट होती है? पेरिस्टालिसिस होती है, पेरिस्टालिसिस होती है, द रिदमिक मूवमेंट होती है, सो दैट फूड विल इमीडिएटली रीचेस द स्टमक। फूड स्टमक में कितने टाइम के लिए रहता है? 4 to 5 आवर्स के लिए। और वहां स्टमक में क्या रिलीज होता है? स्टमक में क्या रिलीज होता है? तो स्टमक में रिलीज होता है HCl, पेप्सिनोजन। HCl एसिडिक मीडियम, पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होके क्या करता है? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स करता है। और म्यूकस प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम इफेक्ट ऑफ HCl। HCl की वजह से हमारी स्टमक की वॉल डैमेज ना हो, इसलिए म्यूकस। देन फूड विल एंटर, स्टमक से फूड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनल ओपनिंग के थ्रू बाहर रिलीज हो जाएगा। यहाँ पे एक वर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो कि एनल ओपनिंग में होता है एनल स्पिंटर। स्पिंटर का फंक्शन क्या होता है? टू प्रिवेंट द बैक फ्लो। ओके, और कि कोई भी चीज जो रिलीज हो रही है उसको स्मूथ रिलीज कराया जाए। स्पिंटर आर बेसिकली द इनवॉलंटरी मसल्स, दे आर बेसिकली द इनवॉलंटरी मसल्स। यहां तक ये आपका कवर हुआ। यहाँ पे मैं आपको कहूंगी डाइजेशन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बहुत बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, वो ये है कि व्हाई हर्बीवोर हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन एज कंपेयर टू द कार्निवोर्स। तो हर्बीवोर्स ईट grasses which or a plant which contains cellulose and it takes time to digest the cellulose while meat is easier to digest. That's why the herbivores have longer small intestine than the carnivores. Very important question, most repeated question करवा दिया मैंने आपको, आंसर नोट कर लेना, करके जरूर आना। ओके, चलिए नेक्स्ट डायग्राम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट डायग्राम, ये जो हमारा डायग्राम है ये डायग्राम है ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपसे पूछी जाएगी वो होगी पाथवे ऑफ एयर। हमने जब एयर इनहेल किया, हमने ब्रीथ किया, लॉन्ग ब्रीथ और द शॉर्ट ब्रीथ, द पाथवे ऑफ एयर जो हमारा रहेगा वो पाथवे ऑफ एयर क्या रहेगा? तो सबसे पहले ये नॉस्ट्रिल्स, ये नॉस्ट्रिल्स जो हैं, ये नॉस्ट्रिल्स से एयर ऐसे पास होके आ रही है, तो ये क्या पाथवे ऑफ एयर है इसको देखते हैं। तो नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स से एयर जाती है हमारी नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी और नेजल पैसेज में, फिर जाती है फेरिंग्स में, फिर एयर जाएगी फेरिंग्स में, फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया में सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स है। ट्रैकिया में क्या है? सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग। तो कोई बता सकता है कि वाई ट्रैकिया है सी शेप और इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स? तो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होने का ट्रैकिया में क्या रीजन है?
so that trachea does not collapse when there is no air in it, so that जो trachea है वो collapse ना कर जाए, सिकुड़ ना जाए जब उसमें एयर नहीं होती. प्लीज नोट दिस क्वेश्चन अगेन, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन. व्हाई ट्रैकिया है सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग, या फिर इसका उल्टा कि व्हाई ट्रैकिया डज नॉट कोलैप्स व्हेन देयर इज नो एयर इन इट, बिकॉज ट्रैकिया है सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग. ट्रैकिया है सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स so that it does not collapse when there is no air in it. Okay, then ये ट्रैकिया जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है. आप देखेंगे कि यहाँ ट्रैकिया जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है और क्या बना रहा है, ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल, देन एल्वुलर सैक. एल्वुलर सैक में एल्वुलाई, एल्वुलाई के सैक में एल्वुलाई है. ठीक है, तो आगे के लिखते हैं पाथवे ऑफ एयर में ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल से एल्वुलर सैक. एल्वुलर सैक ही दूसरा नाम है आपके एल्वुलाई का. एल्वुलाई आर बैलून लाइक स्ट्रक्चर दैट आर सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स. नोट कीजिए क्वेश्चन एनसीईआरटी का, व्हाई हाउ एल्वुलाई आर डिजाइन फॉर द गैसियस एक्सचेंज. सो एल्वुलाई आर थिन वॉल्ड बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स. नोट करेंगे सभी के सभी एल्वुलाई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, एल्वुलाई आर थिन वॉल्ड बैलून लाइक स्ट्रक्चर supplied with blood vessels, supplied with blood vessels for convenient और easy gaseous exchange, so that जो ऑक्सीजन हमने ली है वो अल्टीमेटली कहाँ पहुंच जाए, ब्लड में. और ऑक्सीजन ब्लड में किसके साथ मिक्स होती है, हीमोग्लोबिन के साथ, और क्या बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन. क्या बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन. तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या हुआ, हीमोग्लोबिन. नोट दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या हुआ, हीमोग्लोबिन. ओके, तो ये हमारा एल्वुलाई हो गया, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया. चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट डायग्राम की तरफ. नेक्स्ट डायग्राम इज ह्यूमन हार्ट. ह्यूमन हार्ट की जब हम बात करते हैं तो ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं. ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर्ड हार्ट. ठीक है, अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड ऑरिकल एंड लोअर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स. So this is right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle. ठीक है, upper 2 chambers are atrium and lower 2 chambers are ventricles. और जब यहाँ ब्लड की सप्लाई होती है तो देखिए मैं इसको एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में बताऊंगी so that it is easy for you. right atrium जो है वो ब्लड रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से, बॉडी टिश्यूज ने ब्लड में से ऑक्सीजन यूटिलाइज किया है. तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पहुंचा, राइट ऑट्रियम के पास. राइट ऑट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल के पास गया. राइट वेंट्रिकल ने उसे किसे दिया, लंग्स को, ताकि जाके वो ऑक्सीजन ला सके, क्योंकि लंग्स के एल्वुलाई में गैसियस एक्सचेंज हो रहा था, वहां ब्लड वेसल्स थी. अभी पढ़ा, एल्वुलाई आर सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स फॉर द कन्वीनियंट गैसियस एक्सचेंज. पढ़ा, तो वहां से ये ऑक्सीजन लाके कहाँ आएगा, लेफ्ट ऑट्रियम में. लेफ्ट ऑट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये अल्टीमेटली फिर बॉडी टिश्यूज में चला जाएगा जब हार्ट पंप करेगा. अब इस डबल सर्कुलेशन को समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट. इसी डायग्राम से बेस्ड आपसे डबल सर्कुलेशन पूछ लिया जाएगा. अब देखिए जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, सबसे पहले तो लंग्स में जाके वो ब्लड अब क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया. वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया. और हार्ट में ब्लड पहले यहां लेफ्ट ऑरिकल से ये पार्ट बॉडी टिश्यू से ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल तक गया. ठीक है, हार्ट में रहा, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में रहा. तो ये जो बॉडी टिश्यूज से ये गया राइट साइड में, किस लिए गया था, ताकि वो लंग्स तक पहुंच पाए. अल्टीमेट एम क्या था उसका, लंग्स तक जाना. तो ये वाली सर्कुलेशन क्या हुई, पल्मोनरी सर्कुलेशन. ब्लड हार्ट में राइट साइड राइट में क्यों आया, लंग्स तक जाने के लिए, लंग्स के लिए वर्ड पल्मोनरी. फिर लेफ्ट साइड में क्या क्यों आया, सो दैट वो बॉडी में इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो सके, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन. ब्लड हार्ट में 2 बार आया, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन. क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन. ओके,
चलिए, अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये राइट ऑरिकल में गया तो किसके थ्रू गया? वेना कैवा के थ्रू गया। और राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या था? यहां पे था ट्राइकस्पिड valve. What is the function of valve? What is the function of valve? To prevent the backflow of blood. क्या function होता है? To prevent the backflow of blood. फिर वो राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक गया तो वो कौन थी? पल्मोनरी artery. Pulmonary artery is the only artery that carry deoxygenated blood. Arteries carry oxygenated blood. Arteries की definition सुनो. The blood vessels that carry blood from heart to various body parts. Heart से various body parts तक लेके जाती है. But pulmonary artery is the only artery that carry deoxygenated blood. Rest all arteries carry oxygenated blood. फिर लंग से वो ब्लड प्यूरिफाई होने के बाद किसके थ्रू आया? लंग से वो पल्मोनरी वेन के थ्रू. पल्मोनरी वेन क्या होती है? वेन्स आर दोज ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू हार्ट. बॉडी पार्ट से हार्ट तक लेके आती है तो वो डीऑक्सीजनेटेड होता है ना, क्योंकि बॉडी पार्ट्स ने तो ब्लड में से ऑक्सीजन यूटिलाइज किया है. बट लंग्स एक ऐसा बॉडी पार्ट है जो ऑक्सीजन दे रहा है. तो पल्मोनरी वेन इज द ओनली वेन दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. और फिर जब लेफ्ट ऑट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा तो यहां फिर वॉल्व होगा, बाइकस्पिड वॉल्व. वॉल्व का फंक्शन टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड. और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से जब वो बॉडी टिश्यूज तक जाएगा तो किसके थ्रू जाएगा? ऑर्टा के थ्रू जाएगा. तो इस डायग्राम के थ्रू मैंने आपको डबल सर्कुलेशन भी क्लियर किया, आर्टरीज और वेन के नेम भी क्लियर कर दिए जो यहाँ मेंशन थे. पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, वेना कैवा दो है. एक जो अपर बॉडी पार्ट से ब्लड हार्ट तक ला रही है, लोअर बॉडी पार्ट से लेके आ रही है, और एक ये ऑर्टा. सेप्टम क्या है? that divides the two ventricle. Portion that divides the two ventricles is called septum. ओके, क्लियर हुआ? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट जहां डबल सर्कुलेशन पूछा जाता है. और फिर नेक्स्ट डायग्राम में जहां एक्चुअली में डबल सर्कुलेशन दिखाया है, और इस डबल सर्कुलेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हाई डबल सर्कुलेशन इज नेसेसरी? व्हाई डबल सर्कुलेशन इज नेसेसरी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्यों? क्योंकि हम 4 चैम्बर्ड हार्ट वाले ऑर्गेनिज्म है जहां ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होता है, जिसकी वजह से हाई एनर्जी बॉडी डिमांड्स फुलफिल हो सकती हैं. दैट्स व्हाई वी आर वार्म ब्लडेड. ध्यान से सुनना, 3 कंसेप्ट रिलेटेड हैं, ठीक है? ह्यूमंस और बर्ड्स जो होते हैं, ठीक है, हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट. ये आंसर याद कर लो. आपसे पूछे कि 4 चैम्बर्ड हार्ट होने की क्या इंपॉर्टेंस है? 4 चैम्बर्ड हार्ट है इसीलिए डबल सर्कुलेशन हो रही है, और डबल सर्कुलेशन हो रही है इसीलिए ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं हो रहा है. इसी वजह से हाई एनर्जी बॉडी डिमांड्स पूरी हो रही है. तो सभी का आंसर एक ही बनेगा, सब रिलेटेड है. ह्यूमंस एंड बर्ड्स हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट. दैट्स व्हाई oxygenated and deoxygenated blood never mixes, and high energy body demands. हमारी बॉडी की जो हाई एनर्जी डिमांड्स हैं, ज्यादा एनर्जी कंजप्शन हो रहा है, हाई एनर्जी बॉडी डिमांड्स can be fulfilled easily. हम हाई एनर्जी बॉडी डिमांड्स को फुलफिल कर सकते हैं. Therefore our body temperature is constant. गर्मी हो या सर्दी, टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट 37. हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना? 37 डिग्री सेल्सियस. रूम टेम्परेचर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर क्या होता है? जिसमें सारी केमिकल रिएक्शंस की जाती हैं,
25 डिग्री सेल्सियस। बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर गर्मी में भी 37 डिग्री सेल्सियस था, सर्दी में भी अब 37 डिग्री सेल्सियस है। ऐसा क्यों? बिकॉज यू आर वार्म ब्लडेड। हम क्या हैं? वार्म ब्लडेड हैं। तो वार्म ब्लडेड मतलब बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज हमारे में डबल सर्कुलेशन होती है। क्यों होती है डबल सर्कुलेशन? क्योंकि 4 चैम्बर्ड हार्ट है। 4 चैम्बर्ड हार्ट है तो क्या हुआ? ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होता है, हाई एनर्जी बॉडी डिमांड्स फुलफिल हो जाती है। सभी का घुमा के यही आंसर बनता है। डन? डबल सर्कुलेशन डन। चलिए नेक्स्ट डायग्राम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट डायग्राम जो आपका है ये है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब जब हम एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन इस डायग्राम पे आता है कि हमारी बॉडी का जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, एक्सक्रीशन का मतलब रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। तो नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी में क्या होता है? यूरिया होता है। इसे लर्न करेंगे, ठीक है। किडनीज, अ पेयर ऑफ किडनीज आर देयर। किडनी में क्या हो रहा है? यहाँ पे किडनी में रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड आया जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट था। किडनी ने उसे फिल्टर किया, फिल्टर करके वो यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में गया और यूरिथ्रा में स्टोर हुआ। यूरिनरी ब्लैडर में गया और यूरिथ्रा में स्टोर हुआ। तो ये दो किडनी है, रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड आया जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट था, किडनी ने उसको फिल्टर किया, यूरिन बनाया, यूरिन को कहां दे दिया? यूरिन को कहां दे दिया? यूरेटर में, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हुआ। और जब यूरिनरी ब्लैडर पूरा भर गया तो यूरिथ्रा से रिलीज हो गया और जो हमारा ब्लड था वो रीनल वेन के थ्रू वापस चला गया। रीनल वेन के थ्रू वापस चला गया। ये बिल्कुल ही इजी डायग्राम था। वो हमारी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया। कौन सा? यूरिया। ओके, चलिए नेक्स्ट डायग्राम इज नेफ्रॉन। और इस डायग्राम को आप प्रैक्टिस कर लो, ड्रॉ करना भी आएगा। आपको नेफ्रॉन का डायग्राम बनाना आ सकता है तो आप इस डायग्राम को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तभी बात बनेगी। तो तभी मैं आपके लिए ड्रॉ करके दिखा रही हूं। बोमेंस कैप्सूल, एक सी शेप बॉल शेप स्ट्रक्चर, बोमेंस कैप्सूल, और उसके बाद ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जिगजैग स्ट्रक्चर, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, यू शेप, लूप ऑफ हेनले। देखिए मेरे साथ बना सकते हैं आप। और ये distal convoluted tubule and then this is collecting duct और collecting tubule। ये बेस हुआ हमारे नेफ्रॉन का। इसमें अब ब्लड वेसल आएगी, इसमें रीनल आर्टरी आएगी। तो ये हम रीनल आर्टरी लाए, ये रीनल आर्टरी आई। वो ब्लड वेसल जो किडनी के अंदर एंटर कर रही थी उसे हमने क्या कहा था? हार्ट आर्टरी, हार्ट टू बॉडी पार्ट्स। तो हार्ट से किडनी में जो एंटर करी रीनल आर्टरी, उसकी ब्रांच। और यहां आके इसने नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनाया, इसने नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनाया, ये टफ्ट बनाया, मतलब ब्लड वेसल्स की वो ब्रांच एक गुच्छा बना लिया। उसे हमने कहा ग्लूमेरोलस। क्या कहा? ग्लूमेरोलस। और ये ब्लड वेसल फिर यहां से निकल के इस तरह से पूरे नेफ्रॉन में घूम रही है और फिर एक ब्लड वेसल जो इसे कनेक्ट करते हुए वापस बाहर आ रही है वो रीनल वेन, क्योंकि ब्लड को वापस भी तो आना है ना। ये क्या थी? रीनल आर्टरी। तो इस तरह से ये सुंदर सा डायग्राम आप बनाएंगे। और ये क्या है? दिस इज ग्लूमेरोलस। ग्लूमेरोलस ये क्या था? कप शेप स्ट्रक्चर, बोमेंस कैप्सूल। और रेस्ट इज ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। हम इसे क्या बोलते हैं? ट्यूब्यूल। जो ये था जिगजैग यू शेप, ये ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन। और ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट आप इसे
कह सकते हैं। तो देखिए सभी लेबलिंग्स को चेक करते हैं क्या हमने बनाए। कलेक्टिंग डक्ट, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, बोमेंस कैप्सूल, ग्लूमेरुलस, ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, ब्रांच ऑफ रीनल वेन। तो इस तरह से आप ये डायग्राम बना सकते हैं। और इस डायग्राम पे अब क्वेश्चन क्या आएगा कि हाउ यूरिन फॉर्मेशन अकर। तो यूरिन फॉर्मेशन के टाइम पे यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप्स होते हैं बच्चे। कौन कौन से नोट करेंगे। सबसे पहले तो जो भी ब्लड आता है वो बोमेंस कैप्सूल में उसकी क्या होती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, मतलब ब्लड के हर कंपोनेंट को फिल्टर आउट कर देता है एक्सेप्ट सम लार्ज साइज प्रोटीन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इन बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल में जो भी चीज फिल्टर हेट हो सकती थी उसको फिल्टर आउट कर दिया, ठीक है। उसके बाद 90%, 99% ऑफ चीजें वो रीअब्सॉर्ब हो जाएंगी। मोस्ट ऑफ फिल्ट्रेट क्योंकि उसमें जरूरी चीजें थी, सच एज, उसमें क्या था, जरूरी चीजें फिल्ट्रेट में, हमारे ब्लड में से जरूरी चीजें भी फिल्टर होके चली गई थी क्योंकि फिल्ट्रेशन बहुत फाइन क्वालिटी का था बोमेंस कैप्सूल में। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ठीक है, उनको क्या किया जाता है, मोस्ट ऑफ द फिल्ट्रेट्स रीएब्सॉर्ब, ये रीएब्सॉर्ब हो जाता है ब्लड में। ये रीएब्सॉर्प्शन कहां होता है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में। कहां होता है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में, इसीलिए से क्या बोला, ट्यूबुलर पार्ट में होता है, लेकिन इसे बोला क्या, सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन। क्या हुआ, सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन, कुछ सिलेक्टेड मॉलिक्यूल जो ब्लड को चाहिए थे वो रीएब्सॉर्ब हो गए। और उसी ट्यूबुलर रीजन में क्या होता है, सिक्रीशन भी होता है। वो सिक्रीशन का पर्पस क्या होता है, पीएच बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस, यूरिन के बेस एसिड को पीएच को बैलेंस करना, पर्पस एसिड बेस बैलेंस। ओके, तो दिस इज हाउ यूरिन फॉर्मेशन अकर। और आपका जो यूरिन रिलीज होगा उसका कितना अमाउंट होगा, दैट डिपेंड्स द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द यूरिन एंड अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट इन द ब्लड, ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट डायग्राम है वो डायलिसिस से रिलेटेड है। हीमोडायलिसिस बोलते हैं हम इसे, और इसे हम आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं। जब किसी पर्सन का दोनों किडनी एक साथ फेल हो जाती हैं या वो मोर देन 90% फेलियर पे है, काम नहीं कर रही है, तो हमें जो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड है, जो किडनी का काम क्या था, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, वो बाहर बॉडी से बाहर कराना पड़ता है इन अ मशीन कॉल्ड डायलिसिस मशीन और द आर्टिफिशियल किडनी। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि किस तरह से ब्लड जो है वो एक डायलिटिक चैम्बर में लाया जाता है, जिस डायलिटिक चैम्बर में फ्रेश डायलिटिक फ्लूइड डाला गया है, और इसकी जो कंसंट्रेशन है, ये जो डायलिटिक फ्लूइड है सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा होता है। इसमें क्या डाला गया है, ये बिल्कुल सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा ऑफ ब्लड होता है, एक्सेप्ट यूरिया, क्योंकि यूरिया को ही तो रिमूव करना है। तो जब वो ब्लड इस मेम्ब्रेन के थ्रू पास होता है, ऐसे ऐसे सरफेस एरिया बढ़ाया है, तो ब्लड में से यूरिया जो है डायलिटिक फ्लूइड में चला जाता है, तो ब्लड की क्या हो गई, फिल्ट्रेशन, ब्लड में से हमने नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया ही तो निकालना था, तो जो यूज डायलिटिक सॉल्यूशन है उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स और यूरिया आ जाता है और हमारा ब्लड जो है वो फिल्टर हो जाता है, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहां नोट करना है, किडनी, नोट दिस पॉइंट, केस बेस्ड क्वेश्चन आता है आर्टिफिशियल किडनी से। किडनी फिल्टर्स 180 लीटर्स ऑफ ब्लड पर डे, कितना ब्लड फिल्टर कर देती है पर डे, बट प्रोड्यूसेस यूरिन 1 to 2 लीटर्स पर डे। ऐसा क्यों, क्योंकि फिल्ट्रेशन में तो बहुत सारी जरूरी चीजें आ गई थी, फिर उनका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, वो सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, मेजॉरिटी ऑफ चीजें ब्लड में वापस चली जाती हैं, रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं, बचता कौन है, सम सॉल्ट्स एंड यूरिया जो कि यूरिन में, और एक्सेस ऑफ वाटर।
अब कितना यूरिन प्रोड्यूस होगा 1 to 2 लीटर के बीच, दैट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर यू आर टेकिंग। फ्लूइड इनटेक आपका बॉडी का कितना है उस पे डिपेंड करता है। दैट्स व्हाई इट इज एडवाइज टू ड्रिंक 7 to 8 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे। ओके, चलिए यहां पे हमने खत्म किए लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर के सारे डायग्राम्स, सारे कंसेप्ट्स। अब हम बढ़ते हैं कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की तरफ, और जब हम कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहला डायग्राम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। और ना ये बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, पूछते हैं न्यूरॉन बनाते हैं नेफ्रॉन, पूछते हैं नेफ्रॉन बनाते हैं न्यूरॉन। तो गलती नहीं करनी है, प्रैक्टिस दिस डायग्राम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस दिस डायग्राम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बनाने के लिए आ सकता है, ठीक है, और आएगा ही आएगा, नोट कर लो ये डायग्राम आएगा ही आएगा। इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, ये एक सेल बॉडी है, सेल बॉडी से बहुत सारे डेंड्राइट्स जा रहे हैं, और एक ये लंबा सा स्ट्रक्चर जा रहा है एक्सोन। एक्सोन के ऊपर माइक शीथ है, एक लिपिड की बनी हुई शीथ, माइलिन शीथ। जिन न्यूरॉन में ये माइलिन शीथ होती है वो माइलिनेटेड न्यूरॉन, जिन न्यूरॉन में ये माइलिन शीथ नहीं होती है वो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। माइलिन शीथ जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, तो जहां पे वो एब्सेंट है उन्हें हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रेनवियर। और ये माइलिन शीथ बनाई किसने है, शिवॉन सेल्स ने, ये एक्सोन टर्मिनल। ओके, तो मेन पार्ट कौन कौन से है हमारे एक्सोन में, डेंड्राइट, सेल बॉडी एंड एक्सोन। डेंड्राइट्स का काम क्या होता है, रिसीव स्टिमुलस, तुम्हें गर्म ठंडा लगता है जो भी तुम सेंस कर पा रहे हो, स्टिमुलस, एनीथिंग दैट यू गेट फ्रॉम द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड स्टिमुलस। और वो कौन रिसीव कर रहा है, डेंड्राइट्स ऑफ योर न्यूरॉन, तभी सेंसेशन आ रही है, ठीक है। सेल बॉडी, इसमें क्या है, कंटेन्स न्यूक्लियस, कंटेन्स न्यूक्लियस। और एक्सोन क्या करता है, जनरेट करंट, नर्व इंपल्स जनरेट करता है, और मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के पास जाता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के पास जाता है। द स्पेस बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनैप्स, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट दिस, व्हाट इज साइनैप्स, द स्पेस बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनैप्स। नेक्स्ट डायग्राम आपका जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, जो कि है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। कौन सा है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। कैसे एक न्यूरॉन की एंडिंग, कैसे एक न्यूरॉन की एंडिंग, एक्सोन की एंडिंग, ठीक है, नर्व एंडिंग, एक्सोन एंडिंग, मसल्स को मैसेज दे रही है, मसल्स को मैसेज दे रही है। तो ये एक्सोन एंडिंग थी आपकी, और यहां मसल थी, तो मसल तक मैसेज कैसे गया, न जो इंपल्स आई आपकी वो इस वेसिकल में आई, वेसिकल में आने के बाद वो किस में कन्वर्ट हुई, इलेक्ट्रिक इंपल्स जो थी एक्सोन से वो किस में कन्वर्ट हुई, केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हुई। उस केमिकल सिग्नल का क्या नाम था, न्यूरोट्रांसमीटर। उस केमिकल सिग्नल का क्या नाम था, न्यूरोट्रांसमीटर। और वो जो न्यूरोट्रांसमीटर जब यहां रिलीज हुआ, कहां रिलीज हुआ, साइनैप्स पे रिलीज हुआ, साइनैप्स पे रिलीज हुआ, और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में रिलीज हुआ। यहां हम इसे बोलेंगे नॉट साइनैप्स, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे रिलीज हुआ, और फिर अल्टीमेटली मसल्स को मिल गया, ठीक है। तो जो हमने डेंड्राइट से यहाँ सिग्नल को रिसीव किया था, वो सिग्नल जो रिसीव हुआ था वो सेंस ऑर्गन से रिसीव हुआ था। मैं सभी सेंस ऑर्गन में जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके नाम बोल रही हूँ, आप नोट कर लीजिए। फोटो रिसेप्टर फॉर विजन इन आईज, फोनो रिसेप्टर्स फॉर हियरिंग इन ईयर्स, ओके, देन olfactory receptors for sensation of smell in nose, gustatory receptors for the sensation of taste in tongue, and thermoreceptors for sensation of hot and cold in skin, tango receptors for the sensation of pain, ऐसे काट दो दर्द होगा ना,
इन स्किन, टैंगो रिसेप्टर फॉर द सेंसेशन ऑफ पेन। ये 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जिसमें डिफरेंट रिसेप्टर्स हैं, तभी आप कोई भी चीज एनवायरनमेंट से जब लेते हो तो रिसीव कर पाते हो। रिसेप्टर्स और सेंस ऑर्गन मैंने नेम रिपीट किए हैं, आप बोले हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। 1 और 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं एमसीक्यू में। गस्टेटरी रिसेप्टर फॉर टंग, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर फॉर द टेस्ट, olfactory for the smell in your nose. Okay, चलिए नेक्स्ट डायग्राम, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, रिफ्लेक्स एक्शन। पेपर अगर इजी बनेगा तो रिफ्लेक्स एक्शन जरूर डलेगा, और द पाथ फॉलोड बाय द रिफ्लेक्स एक्शन इज रिफ्लेक्स आर्क। जो पाथ फॉलो किया गया रिफ्लेक्स एक्शन के लिए, एक सडन इमीडिएट एक्शन हुआ। अभी तुम में क्लास लगा रहे थे, यहाँ ध्यान से सुन रहे थे, एकदम से आगे पीछे से आपको किसी ने टैप किया, डर गए, और ऐसे फिर देखा, पहले डरे फिर रिस्पॉन्ड करके देखा कौन था, तो दैट सडन इमीडिएट एक्शन इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एक्शन। इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स हुआ सडन इमीडिएट, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। और उस रिफ्लेक्स एक्शन में जो हमारे न्यूरॉन्स ने मैसेज जाने और लाने के लिए पाथ फॉलो किया, दैट पाथ इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। तो हुआ क्या, इस डायग्राम में देखते हैं। हुआ क्या, आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, जो सेंसरी न्यूरॉन्स थे वो मैसेज लेके गए। जो मैसेज लेके गए वो कौन थे, देखिए मैं यहाँ वापस ड्रॉ करके बताती हूँ। स्टिमुलस मिला आपको एनवायरनमेंट से, स्टिमुलस क्या था, टचिंग। अगर आप ये नहीं बनाना चाहते डायग्राम, तो ये फ्लो चार्ट बना सकते हैं जो मैं बना रही हूँ, दैट विल बी इजी फॉर यू। रिफ्लेक्स एक्शन में ये बना सकते हैं। स्टिमुलस को रिसीव किसने किया, रिसेप्टर ने रिसीव किया, और स्किन में कौन सा रिसेप्टर है हॉट कोल्ड के लिए, तो वो है थर्मो रिसेप्टर। थोड़ा एडवांस वर्जन लिख के आएंगे, नंबर नहीं काटने देंगे टीचर को कहीं भी। वो मैसेज कहां तक गया, स्पाइनल कॉर्ड तक गया। कौन लेके गया, सेंसरी न्यूरॉन लेके गए, और स्पाइनल कॉर्ड ने रिस्पॉन्स किसको दिया, इफेक्टर ऑर्गन को दिया। इफेक्टर ऑर्गन कौन है, या तो आपके इफेक्टर होते हैं मसल्स या फिर ग्लैंड्स। इस केस में मसल्स होंगी, और वो क्या था, विड्रॉ द हैंड। विड्रॉ द हैंड, हाथ को पीछे कर लिया जाए क्योंकि गर्म है। मैसेज लाने वाले न्यूरॉन कौन थे, मोटर न्यूरॉन। अब आपको यहां से कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। वो न्यूरॉन जो रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज लेके जाते हैं वो सेंसरी न्यूरॉन्स, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो रिस्पॉन्स को वापस लेके आते हैं वो मोटर न्यूरॉन्स। फिर इस स्पाइनल कॉर्ड ने उस मैसेज को ब्रेन को दे दिया, क्यों, ताकि हम ये गलती दोबारा ना करें। अगर आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को, आज आपको नहीं पता है आपके साइड में जो टेबल पे ग्लास पड़ा है वो गर्म है, ठीक है, तो आज आप टच करोगे हाथ पीछे कर लोगे, बट अगली बार उसे टच नहीं करोगे, बिकॉज स्पाइनल कॉर्ड ने इंफॉर्मेशन ब्रेन में स्टोर करवा दी है। गॉट इट, क्लियर हुआ। तो चलिए आगे चलते हैं। ब्रेन के पास, ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन का आपका डायग्राम आ गया। यहां से बच्चे बहुत बड़े क्वेश्चन को हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, 1 वर्ड में पूछ सकते हैं, या फिर 3 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आता भी है ये डायग्राम बना हुआ तो 1 वर्ड में आपसे पूछ सकते हैं बाइफर्केशन करके। सबसे पहले द ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, यू नो ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। तो जो फोर ब्रेन में आपका क्या है, यहाँ पे ये फोर ब्रेन में आपको यहाँ सेरिब्रम दिख रहा है, हाइपोथैलेमस दिख रहा है, पिट्यूटरी दिख रहा है। हिंड ब्रेन में पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम दिख रहा है। ये मिड ब्रेन है, ये वाला पोर्शन मिड ब्रेन है, ठीक है। तो फोर ब्रेन में हमने किसकी बात करी है, सेरिब्रम, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, देन हाइपोथैलेमस, द इमोशनल ब्रेन, हाइपोथैलेमस द इमोशनल ब्रेन, आपके सारे इमोशंस कहां से आ रहे हैं, हाइपोथैलेमस से। पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, पढ़ेंगे अभी। फिर हिंड ब्रेन में पोन्स, मेडुला, ऑल योर इनवॉलेंटरी एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय मेडुला। सेरिबेलम, योर बॉडी पोस्चर इज कंट्रोल्ड बाय सेरिबेलम।
बॉडी को पिकिंग अप ऑफ अ पेंसिल, अब मेरा पेन ये नीचे गिर गया, मैं बॉडी को बैलेंस करके पेन नीचे से उठा लूंगी, तो दैट इज सेरिबेलम. Medulla, all the involuntary activities, digestion of food, vomiting, anything that you cannot control is controlled by medulla. Urine formation in your body, you are not able to control कि कब होगा या कब नहीं, so that is medulla. Pons regulate your respiration. आप जो breathing कर रहे हैं, breathing rate को control करने के लिए pons play a very vital role. All the voluntary actions, your intelligence, your learning, आज आप ये lecture अपनी मर्जी से लगा रहे हैं, कोई आपकी इनवॉलंटरी एक्टिविटी नहीं हुई है, कोई कितना भी कह ले, किसी के कहने पे पढ़ाई नहीं करोगे, अपना मन होगा तो पढ़ाई करेंगे, किसी को ये समझ आ रहा होगा, किसी को नहीं, क्योंकि हर किसी का अंडरस्टैंडिंग लेवल, इंटेलिजेंस लेवल डिफरेंट है. अगर मैं कहूं कि मैं ये नर्सरी क्लास के बच्चे को, स्टूडेंट ऑफ 4 to 5 years को ये वीडियो दिखा दूं तो उसे समझ नहीं आएगी, बिकॉज एट एज इंटेलिजेंसी लेवल नहीं होगा. ओके, आप लोगों को ये ठीक लग रहा होगा, याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बट अगर यही चीज मैं किसी 25 इयर्स को स्टूडेंट को जो दिखाएं तो वो कहेंगे ये तो बहुत ईजी है, तो दैट इज इंटेलिजेंस. हाइपोथैलेमस इज योर इमोशनल ब्रेन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर्स ग्लैंड, एक बहुत बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हमारे बाकी सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को रेगुलेट करती है, इसीलिए हम इसे मास्टर्स ग्लैंड बोलते हैं. और फिर जो हमारा ये ब्रेन है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्रेनियम है, स्कल है, तो प्रोटेक्शन के लिए नोट कीजिए, प्रोटेक्शन के लिए ब्रेन इज अ वेरी डेलिकेट ऑर्गन, उसको प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहले क्या है, क्रेनियम, बोनी बॉक्स, स्कल, उसके बाद दूसरा क्या है, मेनिंजेस, 3 कवरिंग होती है, मेनिंजेस होती हैं, ठीक है, मेनिंजेस 3 लेयर कवरिंग दैट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, और उसी 3 लेयर कवरिंग के बीच में क्या है, सेरिबोस्पाइनल फ्लूइड दैट एक्ट एज एन कुशन और इंसुलेटर, हीट शॉक से, गर्मी से, शॉक से, मैकेनिकल शॉक से आपके ब्रेन को बचाता है. क्लियर? बहुत सारा कंसेप्ट मैंने यहाँ क्लियर कर दिया एक सिंगल डायग्राम में. मैं बोल रही हूँ आप ये वीडियो वाली, ये जो डायग्राम्स वाली वीडियो ये भी लगा के जाओगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओगे. मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे डीप क्वेश्चंस, बहुत सारे कंसेप्ट्स इस वीडियो में क्लियर किए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, जिनसे आप कंपीट नहीं, फ्रेंडली बिहेवियर के थ्रू पढ़ाना चाहते हो कि तुम, मैंने पढ़ लिया तुम भी पढ़ लो. कंपटीशन है तो मत भेजना भाई, वो क्यों पढ़े, है ना, टफ कंपटीशन वालों के लिए नहीं. ये डायग्राम में देखिए, यहाँ पे प्लांट मूवमेंट्स की बात की है, इस डायग्राम में प्लांट मूवमेंट्स की बात की है, और जब प्लांट मूवमेंट्स की बात की है तो ये वाला जो प्लांट मूवमेंट है, यहाँ पे नास्टिक मूवमेंट शो किया गया है. नास्टिक मूवमेंट मतलब जब प्लांट में कोई मूवमेंट हो रहा है, कौन सा प्लांट है ये, मिमोसा, मिमोसा प्लांट, मिमोसा पडिका, जिसे हम टच मी नॉट बोलते हैं, टच मी नॉट प्लांट. जैसे ही ये प्लांट था, देखो कितना सुंदर प्लांट था, कितना सुंदर उसके लीफ थे ऐसे, बट जैसे ही मैंने उसको टच किया वो क्या हो गया, श्रिंक हो गया. क्यों हुआ श्रिंक, एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस होगी, उसमें से पानी निकल गया. क्यों, नास्टिक मूवमेंट, मूवमेंट इन प्लांट विच इज नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ. ठीक है, ऐसी मूवमेंट प्लांट में जो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है उसे नास्टिक मूवमेंट बोलते हैं. और यहाँ पे ये जो है ये ट्रॉपिक मूवमेंट है, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट है, और इस ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट में क्या दिखाया है, फोटोट्रोपिज्म दिखाया है, कि प्लांट जो है बेंड टुवर्ड्स द लाइट, प्लांट बेंड टुवर्ड्स द लाइट. वो टुवर्ड्स द लाइट क्यों बेंड किया, दैट इज फोटोट्रोपिज्म. क्यों, क्योंकि जब एक साइड से सन आ रहा था तो ऑक्सिन हार्मोन जो है वो शेड लविंग साइड पे एक्यूमुलेट हो गया. ये मेरा प्लांट, इसको इधर से सनलाइट मिल रही है तो ऑक्सिन जो एक प्लांट हार्मोन है इधर एक्यूमुलेट हो गया, जिसकी वजह से हैवी होने की वजह से वो एक साइड पे बेंड कर गया. ये वाला डायग्राम क्या शो कर रहा है, ये डायग्राम शो कर रहा है जियोट्रोपिज्म. जियोट्रोपिज्म, जो रूट्स हैं वो टुवर्ड्स ग्रेविटी मूव करती हैं और शूट ऑलवेज फ्रॉम अवे फ्रॉम द ग्रेविटी. तो अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, इसीलिए नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, और टुवर्ड्स द ग्रेविटी इसीलिए पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म. क्लियर, मजा आया? चलो आगे पढ़े. ये देखो, ये अगर मैं बात करूं ना, जो हमारी बॉडी की एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, तो बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है,
बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हार्मोन रिलीज कर रही, ये खुद में एक टॉपिक है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। इसका जो कंप्लीट वीडियो है वो जरूर देखना, बिकॉज हर ग्लैंड का हार्मोन लोकेशन मैं यहाँ क्लियर करूंगी, हार्मोन और उसके फंक्शन के लिए और उससे रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स हैं उसके लिए इसकी अलग से वीडियो देखना बहुत जरूरी है। यहाँ वो सब कवर नहीं हो पाएगा, बिकॉज श्योर शॉर्ट है कि यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है, तो उसको डिटेल में देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैं इस डायग्राम से सिर्फ और सिर्फ लोकेशन को क्लियर करूंगी, ठीक है। लोकेशन को क्लियर करते हुए चलते हैं, तो हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन में, हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन में, ये भी पीनियल ग्लैंड भी फोर ब्रेन, पिट्यूटरी ग्लैंड भी फोर ब्रेन, थायराइड ग्लैंड नेक में, यहां थायराइड ग्लैंड होती है, ठीक है। पैराथायराइड ग्लैंड अबव थायराइड, थायराइड के ऊपर होती है, ठीक है। थाइमस नियर हार्ट, हार्ट के पास एक ग्लैंड होती है थाइमस, जो कि हमारी इम्यूनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करती है। पेनक्रियास बिलो स्टमक, बिलो स्टमक। टेस्टिस आउटसाइड एब्डोमेन, बॉडी से बाहर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ रहे हो, टेस्टिस लाई आउटसाइड द एब्डोमेन इन बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड scrotum. Why testes lie outside the body in a bag like structure called scrotum? Because testes require 2 to 2.5 degree less temperature than the normal body temperature for production of sperm. बहुत important question है कि why testes lie outside the abdomen in a bag like structure called scrotum? Because testes require less temperature than the normal body temperature for the production of sperm. Adrenal gland above kidney, अबव किडनी, मेल और फीमेल में बाकी सब ग्लैंड सेम है, ओवरी डिफरेंट है। पेल्विक रीजन में, एब्डोमेन में पेल्विक रीजन में लाई करती हैं ओवरी, और ओवरीज आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एज वेल एज रिलीजेस हार्मोन। कौन से दो हार्मोन? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। चलिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स की लोकेशन पता कर ली डायग्राम से। अब आ जाते हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और ये रहा आपका बाइनरी फिजन इन अमीबा। बाइनरी फिजन किस में हो रहा है? ये अमीबा में, जो कि इररेगुलर है। सबसे पहले अमीबा में न्यूक्लियस एलोंगेट होके न्यूक्लियस टूटा, उसे क्या बोला? कैरियोकाइनेसिस। फिर न्यूक्लियस टूटा, साइटोप्लाज्म का ब्रेकडाउन हुआ, साइटोकाइनेसिस। और ये जो दो सेल्स बने इन्हें क्या बोलते हैं? डॉटर सेल्स। 1 से 2 सेम। ये किसका डायग्राम है? तो ये डायग्राम है बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन इन लेशमैनिया। कौन सा? 1 मार्क के लिए याद रखिए, लेशमैनिया। ये बाइनरी फिजन कैसा बाइनरी फिजन है? लॉन्गिट्यूडनल है। अमीबा में इररेगुलर है, कोई शेप नहीं होती खुद की अमीबा की, इसलिए, लेकिन इसमें ये ऐसे टूट रहा है, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे टूट रहा है। और लेशमैनिया क्या है? एक प्रोटोजोआ है। अमीबा भी एक प्रोटोजोआ है, मैंने आपको बताया। लेशमैनिया इज ऑल्सो अ प्रोटोजोआ। और वे क्या कॉज करता है? कौन सी डिजीज कॉजेस? काला अजर। देखो क्वेश्चन घुमा के आ सकता है कि एक प्रोटोजोआ है जो काला अजर कॉज करता है, उसमें जो फिजन होती है वो कौन सी होती है? तो काला अजर वाला लेशमैनिया, और उसमें जो बाइनरी फिजन होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। ओके, फिर ये कौन है? इसमें दिखाया गया है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन कौन करता है? प्लाज्मोडियम। इसकी क्या पहचान है? ये मलेरियल पैरासाइट है। प्लाज्मोडियम कॉजेज मलेरिया। तो मलेरियल पैरासाइट कौन सी डिवीजन शो करता है? उसमें कौन सी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है? तो मल्टीपल फिजन होती है। और ये स्ट्रक्चर जो है आपका, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? आरबीसी। दे अटैक, प्लाज्मोडियम अटैक आरबीसी, ह्यूमन बॉडी के आरबीसी को अटैक करता है। नेक्स्ट डायग्राम, दिस इज रीजनरेशन। कोई एक पार्ट टूट जाने के बाद नया बना रहा है, रीजनरेशन इन प्लेनेरिया।
क्या हो रहा है यहाँ पे, ये एक प्लानेरिया था, ये एक प्लानेरिया था, कट गया, पानी में मिलता है, एक्वेटिक एनिमल है, सी एनिमल है मैं जबकि कहूंगी, ठीक है, और पानी से ही टूट जाता है और हर टूटे हुए पार्ट से एक नया प्लानेरिया बन जाता है। दिस इज बडिंग इन हाइड्रा। आपको ये डायग्राम्स आने चाहिए भाई, बनाने के लिए ही आएंगे ये डायग्राम। एक आउटग्रोथ थी जो थोड़ी बड़ी होगी और उसे अपने बड का, अब वो डी अटैच होके नया हाइड्रा, ठीक है। ड्रॉ दिस डायग्राम। आपको बाइनरी फिजन इन अमीबा, प्लाज्मोडियम एंड लेशमैनिया ड्रॉ करने आने चाहिए। बडिंग इन हाइड्रा, रीजनरेशन इन प्लानेरिया, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है तो 3 मार्क्स में डायरेक्ट पूछ लिया, एक्सप्लेन द रीजनरेशन इन प्लानेरिया, तो ऑब्वियसली आप लिखने के साथ साथ डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के ही नंबर होंगे, लिख के आ जाओगे नंबर नहीं मिलेंगे, बता रही हूं। ये क्या है, तो ये है हमारा लीफ बड ऑफ ब्रायोफाइलम। ये लीफ बड ऑफ ब्रायोफाइलम क्या कराएगा, ये लीफ बड ऑफ ब्रायोफाइलम यूज होगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। ग्रोथ ऑफ प्लांट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन सीड इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो और कोई एग्जांपल हो सकता है इसका, और कोई एग्जांपल हो सकता है, यस, पोटैटो ट्यूबर्स में भी आपको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, स्पोर फॉर्मेशन। किसमें हो रही है स्पोर फॉर्मेशन, इन राइजोपस। राइजोपस क्या होता है, ये एक फंजाई होती है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, ब्रेड मोल्ड के नाम से जानते हैं। मतलब वो फंगस जो ब्रेड पे लगती है उसे ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। और इसमें आप देख रहे हैं यहाँ ये स्पोर्स, ये जो स्ट्रक्चर है, ये बॉब लाइक स्ट्रक्चर्स जो बन रहे हैं, ये एक थ्रेड हाइफे, फंगस के लॉन्ग थ्रेड को हाइफे बोलते हैं। बहुत सारे हाइफे इकट्ठे होके क्या कहलाते हैं, माइसीलियम कहलाते हैं। और उस हाइफे पे एक बॉब लाइक स्ट्रक्चर बनता है, स्पोरेंजिया, और उसी स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं स्पोर्स। क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट डायग्राम, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। डू प्रैक्टिस दिस, ये प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। फ्लावर दो तरह का, डाइशियस, मोनोशियस, डाइशियस, मोनिशियस, ठीक है। डाइशियस मतलब आइदर एंड्रोशियम, एंड्रोशियम क्या होता है, एंड्रोशियम क्या होता है, मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, और गाइनोशियम मतलब या तो इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे या फीमेल, मतलब मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर डिफरेंट, अलग अलग होता है मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर। एंड मोनिशियस मतलब बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम प्रेजेंट, ओके, मेल पार्ट फीमेल पार्ट प्रेजेंट इन सेम फ्लावर, मेल और फीमेल पार्ट सेम फ्लावर में होगा। एग्जाम्पल जो आपके सामने है, हिबिस्कस, हिबिस्कस, ओके। तो आप देख रहे हैं यहाँ सेपल्स हैं, पेटल्स द कलर्ड पार्ट दैट अट्रैक्ट्स, मेल पार्ट में स्टेमन, एक स्टेमन में एंथर और फिलामेंट होते हैं। फिर फीमेल पार्ट पिस्टिल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी होते हैं। फीमेल पार्ट में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, पिस्टिल, ठीक है। और मेल पार्ट में स्टेमन में एंथर और फिलामेंट, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स, ओके। नेक्स्ट डायग्राम, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब ओवरी, एक ओवरी, एक फ्लावर मतलब एक ओवरी होगी और उस ओवरी में 2 बार फर्टिलाइजेशन होती है तो उसे हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, उसे हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये देखिए, पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आया और एच पोलन ग्रेन हैज 2 मेल गैमीट्स, तो वो
पोलन ट्यूब ने से मेल गैमीट कहां पहुंची? ओवरी में पहुंची। कहां पहुंची? ओवरी में पहुंची। फर्स्ट मेल गैमीट जो है आपकी, एमजी मतलब मेल गैमीट, एक ओवरी के अंदर जो ओव्यूल था उसमें फर्स्ट मेल गैमीट फीमेल गैमीट एग के साथ फ्यूज हुई और क्या बनाया? जाइगोट बनाया, जो कि 2n हो जाएगा, क्योंकि हैप्लॉइड 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 प्लस हैप्लॉइड डिप्लॉइड जाइगोट बना। इस प्रोसेस को हमने बोला सिनगैमी। क्या बोला? सिनगैमी। ये डायग्राम देखिए, सिनगैमी पूछ सकते हैं, ट्रिपल फ्यूजन पूछ सकते हैं। तो जो सेकंड मेल गैमीट था वो किसके साथ फ्यूज हो गया? पोलर न्यूक्लियाई के साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ। क्योंकि ये देखिए इस एम्ब्रियो सैक में, ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक में 7 सेल 8 न्यूक्लियाई होते हैं। तो ये एम्ब्रियो सैक में ऊपर के 3, ये ऊपर वाले जो 3 है एंटीपोडल्स, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई, नीचे एक एग, फीमेल गैमीट एग, और 2 सिनर्जिड्स। हमें एग और पोलर न्यूक्लियाई से मतलब है, बाकियों से मतलब नहीं है। जाने दो उन्हें, निकलने दो दुनिया से बाहर। पोलर न्यूक्लियाई में क्योंकि 2 न्यूक्लियस होते हैं और एक मेल गैमीट का, तो 3 क्या बना? एंडोस्पर्म बना। एंडोस्पर्म इज अ फूड फॉर द जाइगोट, लेकिन ये कैसा हुआ? ट्रिप्लॉइड हुआ, क्योंकि 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमीट। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। यही क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन? व्हेन इन अ एम्ब्रियो सैक second male gamete fuses with 2 polar nuclei and produces the endosperm. This is called triple fusion. Since in one embryo sac दो बार fertilization है, fertilization occur twice, that's why it is called double fertilization, हम इसे बोलते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ट्रिपल फ्यूजन क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ एंडोस्पर्म? तो एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू जाइगोट सो दैट जाइगोट किस में चेंज हो? एम्ब्रियो में चेंज हो। ठीक है, सिनगैमी का प्रोडक्ट क्या था? जाइगोट। जाइगोट किस में चेंज होगा? एम्ब्रियो। क्लियर? फिर ओवरी किस में चेंज होगी फर्टिलाइजेशन के बाद? फर्टिलाइजेशन के बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ओवरी किस में चेंज हो जाएगी? ओवरी बनाएगी फ्रूट। ओवरी के अंदर जो ओव्यूल था वो क्या बनाएगा? सीड। और ये रहा हमारे पास सीड। इस सीड में 2 कोटिलिडन है और ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ये एक सीड जर्मिनेट करेगा ऐसे, ऊपर जो बनेगा वो प्लूम्यूल, नीचे जो बनेगा रेडिकल। रेडिकल रूट बनाएगा, प्लूम्यूल शूट बनाएगा। एक सीड, आपने डाइकोट सीड्स देखे हैं, ग्राम बीन्स, राजमा, उसके ऊपर से कवरिंग उतरती है। ठीक है, जो वो कवरिंग उतरती है, जो हमारे सीड के ऊपर कवरिंग होती है, देखिए ये एक सीड है, इसके ऊपर एक कवरिंग है। दैट कवरिंग, मैं ये डाइकोट सीड की बात कर रही हूं, तो सीड कोट। और ये जो पार्ट है आपका, ये क्या कहलाएंगे? कॉटिलिडन। कॉटिलिडन का काम फूड स्टोरेज, तभी तो आप इसे खा रहे हो और न्यूट्रिशन ले रहे हो। और यहां पे सेंटर में ये एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस से ही क्या बनेगा? जब सीड जर्मिनेट करेगा, ऊपर की तरफ प्लूम्यूल, जो क्या बनाएगा? फ्यूचर में शूट बनाएगा। और नीचे की तरफ जब सीड जर्मिनेट करेगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या बनाएगी? रेडिकल। वो क्या बनाएगा फ्यूचर में? रूट बनाएगा। क्या बनाएगा? रूट बनाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दिस इज अ डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। टेस्टिस लाई इन अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, स्कॉटम, टेस्टिस से वो स्पर्म प्रोड्यूस होके वास्ट डिफरेंसेस के थ्रू ये कहां पहुंचेंगे? आपके यूरिथ्रा में पहुंचेंगे। कहां पहुंचेंगे? यूरिथ्रा में पहुंचेंगे। और यूरिथ्रा जो वो कहां मिलेगा? पेनिस में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेन है आपको टेस्टिस। टेस्टिस का फंक्शन, टेस्टिस स्पर्म प्रोडक्शन और एक हार्मोन रिलीज करती है, कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। फिर स्पर्म जो प्रोड्यूस होके टेस्टिस से कहां जाएंगे? वास्ट डिफरेंसेस में जाएंगे।
वास डेफरेंसिस से वो कहाँ जाएंगे, यूरिथ्रा में जाएंगे। यूरिथ्रा इज प्रेजेंट इन अंडर द पेनिस, और यहाँ पे 3 मेल ग्लैंड्स होंगी, 3 ग्लैंड्स होती हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। वन इज प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड सेकेंड और थर्ड डायग्राम में नहीं दिख रही हैं, बट आपको पता होनी चाहिए। तो वो वन इज सेमिनल वेसिकल्स एंड अनदर इज बल्बो कॉपर्स ग्लैंड। बल्बो यूरिथ्रल का दूसरा नाम जो आपके एनसीईआरटी में है कॉपर्स ग्लैंड। तीनों मिलके क्या रिलीज करती हैं, फ्लूइड, सेमिनल प्लाज्मा। स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा इज सीमन। व्हाट इज सीमन, वेरी इंपॉर्टेंट। सीमन क्या होता है, sperm released from testis plus seminal plasma, fluid released from these 3 glands that helps the sperm to motile. sperm को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में मूव करने और नरिशमेंट देने का काम होता है सेमिनल प्लाज्मा का। चलिए आगे चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी, ओविडक्ट, ओविडक्ट में क्या होती है, फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन होगी तो वो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगी, फैलोपियन ट्यूब में। यूट्रस को हम क्या बोलते हैं, मदर्स वूम। और एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, वेजाइना। ओके, फीमेल हैज अ पेयर ऑफ ओवरीज दैट प्रोड्यूसेस एग ऑल्टरनेटिवली। अगर इस ओवरी ने एक साइकिल में एग बनाया तो नेक्स्ट साइकिल, और फीमेल प्रोड्यूसेस 1 एग पर मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज वंस इन 1 मंथ और 28 डेज हम जिसे स्पेसिफिकली कह सकते हैं। फिर अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो वो कहाँ होगी, फैलोपियन ट्यूब में। और फिर प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए जो एम्ब्रियो है वो कहाँ अटैच होगा, यूट्रस में। एम्ब्रियो गेट अटैच्ड टू द इनर वॉल ऑफ अ यूट्रस, दिस इनर वॉल ऑफ अ यूट्रस नोन एज इम्प्लांटेशन। बट अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है, फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, तो इनर वॉल ऑफ यूट्रस रप्चर एंड रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस नोन एज मेंस्ट्रुएशन। क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ओके, नाउ वी विल मूव टू द लास्ट चैप्टर, दैट इज आर एनवायरमेंट। आर एनवायरमेंट में पहला एक ही डायग्राम, फूड चेन, sequential taking of food or the nutrition from one organism to another organism is called food chain. फूड चेन में आप देख रहे हो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे हमेशा, ये ट्रॉपिक लेवल बताए हैं, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे हमेशा क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे प्लांट्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं। फिर सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे हमारे पास यहाँ कोई भी प्राइमरी कंज्यूमर होता है। जो ये प्राइमरी कंज्यूमर होता है ये हर्बीवोर होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोर होगा, और यहाँ टॉप कार्निवोर होगा। वो कार्निवोर जो दूसरे कार्निवोर को खा रहा है उसे हम टॉप कार्निवोर बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कोई भी फूड चेन 4 से 5 ट्रॉपिक लेवल की होती है, उससे ज्यादा की क्यों नहीं होती, बिकॉज ऑफ 10% लॉ। एक ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है सिर्फ 10% ऑफ टोटल एनर्जी ही ट्रांसफर करता है, 90% ऑफ एनर्जी इज वेस्टेड और यूटिलाइज्ड। तो हाइयर ट्रॉपिक लेवल पे बहुत कम एनर्जी लगेगी, इसीलिए बहुत ज्यादा बड़ी फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करती हैं। छोटी फूड चेन होती है 4 से 5 ट्रॉपिक लेवल की। ओके, फिर एक क्वेश्चन आता है 10% लॉ। 10% लॉ यही कि व्हेन energy transfers from one tropic level to another only 10% of total energy is transferred. सपोज कीजिए कि प्रोड्यूसर्स के पास 1000 जूल ऑफ एनर्जी थी, तो प्राइमरी कंज्यूमर को कितनी मिलेगी, सिर्फ 100 जूल, सेकेंडरी कंज्यूमर को 10 जूल और टर्शरी कंज्यूमर को 1 जूल। इससे ज्यादा अगर हायर ट्रॉपिक लेवल पे जाएंगे तो वो एनर्जी और कम हो जाएगी। ओके, अब अगर मैं कहूं केस बेस्ड क्वेश्चन यहाँ आएगा, आ सकता है, आएगा तो पता नहीं, आ सकता है क्या, कि अगर ये बी वाली फूड चेन आपके नेचर में एग्जिस्ट कर रही है, किसी इकोसिस्टम में ये फूड चेन एग्जिस्ट कर रही है और फ्रॉग्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द पॉपुलेशन, तो क्या होगा, तो भाई ग्रास ऊपर को खाने वाला कोई नहीं होगा, इसका नंबर बढ़ता ही जाएगा। लेकिन स्नेक्स का नंबर कम हो जाएगा उस पॉपुलेशन में, क्योंकि दे डाई बिकॉज ऑफ स्टारवेशन। मतलब इन शॉर्ट इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, और उस इकोलॉजिकल इम्बैलेंस को मैनेज करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो ऐसा ना हो, इसीलिए नेचर में फूड चेन नहीं, फूड वेब्स एग्जिस्ट करते हैं। बहुत सारी फूड चेन जब आपस में इंटर रिलेट कर लेती हैं किसी भी एक नेचुरल इकोसिस्टम में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फूड वेब बोलते हैं। तो यहां हमने कंप्लीट किया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट concept, topic और session, that is all the diagrams of biology in one go. तो do share with your friends and do complete this video and please comment and share and channel को subscribe कर देना ताकि आपको notification मिलता रहे। ऐसे बहुत सारे important topics हम boards तक discuss करते रहेंगे। All the very best to all of you. Bye bye. Take care.